दोस्तों, स्वागत है आपका महासू एकेडमी सोलर में। तो इस वीडियो में हम रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने महासू एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पे फिजिक्स के 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाए और उसे जरूर देखें। और हमारी जो ये आज की वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किसने करी थी। चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील बोर ने या न्यूटन ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। बाकी जो ऑप्शन है इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड, तो इन रदरफोर्ड ने क्या करा था, जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक परमाणु की संरचना है, जिसमें जो ये केंद्रक है इसको नाभिक कहा जाता है। और इस नाभिक की खोज जो करी गई थी वो रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी। अगर नील बोर की बात करें तो इन्होंने परमाणु संरचना दी थी। परमाणु संरचना जो मैंने ऊपर ये परमाणु बनाया था, ये इसकी संरचना है यानी स्ट्रक्चर है। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना, वो नील बोर के द्वारा दी थी। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी या सिद्धांत दिया था। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो नील बोर के द्वारा दी गई थी। न्यूटन किस लिए फेमस है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। तो ये भी आपने ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, पराबैंगनी किरणों का, बीटा तथा विकिरणों का, रेडियो तरंगों का या अवरक्त तरंगों का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो रेडियो एक्टिव तत्व है यानी रेडियो धर्मी तत्व है, इनके द्वारा जितने भी हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, ये जैसे आपने देखा कि भाई हमारे पास बीटा हो, अल्फा हो, चाहे हमारे पास गामा हो, इन सभी जो विकिरणों का उत्सर्जन है वो रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपने ध्यान देना है कि रेडियो जो तत्व है वो अल्फा, बीटा और गामा इन विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता बोलो चाहे रेडियो एक्टिविटी बोलो, इसकी जो परिघटना है वो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, तो इन्होंने रेडियम की खोज की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो ये मैरी क्यूरी या पियरे क्यूरी के द्वारा। ये पति पत्नी का जोड़ा है, तो इन्होंने रेडियम की खोज करी हुई थी। और यहाँ रेडियो सक्रियता पूछी थी, तो हेनरी बैक्यूरेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की यूनिट है, रेडियो सक्रियता की यूनिट इनमें से कौन सी है, इकाई कौन सी है, एंगस्ट्रम है, कैंडेला है, फर्मी है या क्यूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो रेडियो सक्रियता की इकाई है वो क्यूरी है। एंगस्ट्रम की बात करें, एंगस्ट्रम तो ये तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है या इकाई है। काफी बार पूछा जाता है, तरंग दैर्ध्य की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, एंगस्ट्रम है, तरंग दैर्ध्य। बात करें कैंडेला की, तो कैंडेला किसकी इकाई है, ये है ज्योति तीव्रता की। तो अगर ये भी आपसे पूछा जाए, ये भी ध्यान देना है, ज्योति तीव्रता की जो इकाई है वो कौन सी है, कैंडेला। और अगर फर्मी की बात करें तो इसमें क्या चीज है कि जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है वो इसमें मापी जाती है। तो नाभिक की त्रिज्या, ये आपने ध्यान देना है, फर्मी के अंदर मापी जाती है नाभिक की त्रिज्या। यहाँ पे स्क्रीन में नहीं लिख सकते, आगे हमारा इसके लिए पेन आने वाला है, तो हो सकता है कि आपको अच्छे से ये लिखा हुआ मिले। लेकिन ये ध्यान देना है, जब मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो वहां पे आपने सुन लेना है। तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रम, और जो तीव्रता की है कैंडेला, और नाभिक की त्रिज्या फर्मी में निकाली जाती है, और जो क्यूरी है ये रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट सामान्य माना जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है,
तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे धावन सोडा कहा जाता है। तो सोडा यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्साइट किसका आयसक है? सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर? तो जो बक्साइट है वो एल्यूमिनियम का आयसक है। अगर एल्यूमिनियम के आयसक की बात करें, बक्साइट भी है और क्रायोलाइट भी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन देखने और बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका जो सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो आपने ये चीज देखनी है कि CaSO4 और हाफ H2O किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर जिसे संगमरमर भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम आपने बताना है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे किस ऑप्शन में है? कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? यानी ऐसा खनिज 4 ऑप्शन में से बताना है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर, पिच ब्लेड, मोनेजाइट रेत या हेमेटाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा हेमेटाइट, ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं? जब किसी भी लोहे के ऊपर जंग लगेगा तो उसका जो भार है वो बढ़ता है, और अगर हम भार की बात करें तो वो बढ़ता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जो जंग है इसका रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और इसका अगर सूत्र पूछे तो Fe2O3.XS2O, ये हमारा जो जंग है उसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जंग का जो सूत्र है वो ये हो जाता है। तो ध्यान देना है Fe2O3XS2O। नीला थोथा है, नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव पाया जाता है? यानी 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मरकरी यानी पारा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पारा क्या है? एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पाई जाती है, और पारे को मरकरी कहा जाता है। और इसका अगर संकेत की बात करें तो Hg इसका संकेत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी? तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर की भांति अर्धचालकों की तरह यूज होता है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक उपधातु है, तो इसका आपने ध्यान देना है कि इसे ट्रांजिस्टर की भांति यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी एक अर्धचालक है यानी उपधातु है, जिसका प्रयोग मोबाइल और कंप्यूटर चिप में किया जाता है, वो भी आपने ध्यान देना है। बात करें ग्रेफाइट की तो ये क्या है? अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। बात करें चांदी की तो चांदी क्या है? ऐसी धातु है जो विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, सबसे उत्तम चालक चांदी विद्युत की। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत की चालक है। और तांबा क्या है? मनुष्य के द्वारा पहली बार इस्तेमाल की गई धातु, ये भी आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो तांबा है, जिसे Cu करके लिखते हैं यानी कॉपर। इसका संकेत क्या है? Cu। चांदी की बात करें तो इसे Ag लिखा जाता है। और बाकी आपने ध्यान देना है कि जो ये सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो ऐसी कौन सी यहाँ पे ऑप्शन है जिसके कारण जब आतिशबाजियां जलाई जाती है तो उसमें रंग आता है? तो आतिशबाजियों का रंग बेरियम और Sr के कारण होता है। तो आपने ध्यान देना है, ऑप्शन जो यहाँ पे सी है राइट आंसर होगा। आता किसके कारण है? Sr है स्ट्रेटोरियम, और जो Ba है ये है बेरियम। तो ऑप्शन बी Sr और Ba के कारण आतिशबाजी का रंग हरा होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है?
तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे डिग्री आना चाहिए ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व, यानी सबसे घना जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलना शुरू करता है। तो पानी उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी सबसे अधिक घना होता है। और अगर 0 डिग्री की बात करें, यहाँ पानी जमना शुरू हो जाता है। तो पानी जमता कब है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक घना होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो यहाँ पे पानी का अधिकतम घनत्व पूछा गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता, इन 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि कार्बन किसके अंदर नहीं है। तो हीरा, ग्रेफाइट ये तो कार्बन के ही अप्रूफ है, और कोयले के अंदर भी कार्बन पाया जाता है, इसलिए इन सभी के अंदर कार्बन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। तो जो वाहन हम यूज करते हैं, चाहे हमारे पास गाड़ी हो, बस हो, जिस भी वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाइक से लेकर, वो सभी प्रदूषित गैस उत्पन्न करते हैं। और कौन सी वो गैस है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये क्या है कि वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैस है, जो हमारे वायुमंडल को दूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक घटक कौन सा है। यानी जब भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी, और मैं आपको ये बता दूं कि एक गैस थी MIC करके, अभी इसका नाम मैं पूरा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपका आंसर ओपन हो जाएगा। भोपाल के अंदर एक गैस त्रासदी हुई थी, जहां MIC ये गैस लीक हुई थी। ये घटना हुई कब थी भोपाल के अंदर, ये 1984 को ये घटना हुई थी। अगर बात करें 3 दिसंबर 3 दिसंबर ये हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी, जब मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC का मतलब क्या है, मिथाइल आइसो साइनाइट गैस लीक हुई थी। और इससे हुआ क्या था, कम से कम 5000 प्लस लोगों ने अपनी जो जाने हैं वो गंवा दी थी। 5000 प्लस लोग यहाँ पे मरे हुए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीक हुई थी भोपाल के अंदर। ये गैस त्रासदी हुई कब थी, ये डेट आपने ध्यान देनी है, 3 दिसंबर 1984 को। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ, इनमें से आपने बताना है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसके अंदर, द्रव्यमान और आवेश के अंदर। यानी रेडियोधर्मी पदार्थ के दौरान द्रव्यमान और आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो कौन सा है, अल्फा, बीटा और ऑक्सीकरण या गामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गामा। गामा जो हमारे पास रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान और आवेश के अंदर है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होती है। इन ये सारी की सारी जो यहाँ पे ऑप्शन है, आपने ये बताना है कि कौन सी है। तो नोबल गैस सारी की सारी, हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी और रेडॉन भी है। पर ये बताना है कि ये नोबल गैस कौन सी है जो वायु में नहीं पाई जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेडॉन। रेडॉन क्या है, ये सबसे भारी गैस है, पहली चीज तो ये, और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ध्यान देना, आपसे पूछा था सबसे भारी गैस कौन सी है, तो रेडॉन है। तो आपने ध्यान देना है, सबसे भारी गैस रेडॉन, और ये वायुमंडल में उपलब्ध नहीं होती है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब ठोस कपूर होता है और उसको वाष्प में बदला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन मेथड, यानी उदरपातन विधि कहा जाता है। अभी उदरपातन विधि है क्या, इसमें क्या चीज होती है, जो हमारे पास ठोस पदार्थ होता है उसे डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदला जाता है। यानी इसमें द्रव अवस्था में नहीं जाना पड़ता, सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। फार्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फार्मिक एसिड इन 4 ऑप्शन में किसमें अधिक पाया जाता है। तो जो फार्मिक और मेथेनाइक एसिड है वो चींटियों के विष में पाया जाता है, चींटियों के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा।
चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से कौन सा है? जो चाइनीज खाना होता है, चाहे मोमो, चाउमीन, जिस मर्जी की बात करें, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा वो अम्ल है जो यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है? सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, साइट्रिक एसिड भी, ज्यादा आप सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिट्रिक एसिड रहेगा। मुक्त अवस्था में किसमें पाया जाता है? इमली में, दूध में, सेब में या नींबू में? तो जो सिट्रिक अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है? फोटोग्राफी आपने देखा होगा, कैमरामैन किस अम्ल का प्रयोग उसके अंदर होता है? फार्मिक, ऑक्जेलिक, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? टीएनटी क्या है? कीटाणुनाशक है, विस्फोटक है या जीवाणुनाशक है या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, जैसे टीएनटी है और आरडीएक्स है और हमारे पास टीएनपी है, ये सारे के सारे क्या है? ये विस्फोटक है। तो विस्फोटक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्राकृतिक रबड़ इनमें से किसका बहुलक है? ठीक है जी, आपने ये बताना है जो प्रकृति से हमें रबड़ प्राप्त होता है, जिसे प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान देना है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या स्टाइरीन का? तो आपने ध्यान देना है कि जो बहुलक है, बहुलक को क्या कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान देना है। पॉलीमर कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका पॉलीमर है यानी बहुलक है? तो ये होता है आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख या मिट्टी या पानी? तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो जलाने के बाद उसका पानी बन जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अम्ल या अम्लीय वर्षा होगी, यहाँ अम्ल वर्षा होगी, ये होगा अम्लीय वर्षा होगी। भाई अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अम्लीय वर्षा किसके कारण होगी? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो जो हमारे पास अम्लीय वर्षा है वो होता है जो जब कारखानों से धुआं निकलता है, तो वहां से अम्लीय वर्षा शुरू होती है। और अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? NO2 प्लस, ये ध्यान देना है, NO2 प्लस SO4। NO2 क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। NO2 और SO2 के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो कभी ऑप्शन ये भी आ जाते हैं कि अम्लीय वर्षा होती है, तो नीचे आपके पास ये ऑप्शन दिए जाते हैं। तो किसके कारण होती है? NO2 प्लस SO2, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। NO2 क्या है आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, ये कारखानों से निकलता है। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? आपने देखा होगा जब पब्लिक टॉयलेट के पास जाते हैं तो वहां से बड़ी दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध का कारण क्या है? वो है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। और अमोनिया का सूत्र भी कभी पूछा जाता है, तो NH3। अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 है। आपने देखा होगा कि जब आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं जिसमें ज्यादा यूज हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वहां से दुर्गंध पैदा हो जाती है। किसके कारण होती है? वो अमोनिया के कारण होती है। तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होता है। ये यहाँ पे दोबारा आ गया, अम्लीय वर्षा यानी तेजाब वर्षा किसके कारण होती है? तो मैंने आपको बोला था कि जो ये वर्षा है ये होगी NO2 प्लस SO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा या तेजाब वर्षा किसके कारण होती है? NO2 और SO2 के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और
किसके कारण? CH4 यानी मीथेन के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? भारी जल होता क्या है? D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, HC यूरे के द्वारा भारी जल की खोज करी गई थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी जब कैंसर का उपचार होता है तो इन 4 ऑप्शन में से किस गैस का वहां पे प्रयोग किया जाता है? तो रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लेंस किससे बनता है? लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच के द्वारा लेंस बनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है? यानी लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? बक्साइट से, सैनेटाइट से, लिग्नाइट से या नाइट्राइट से? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैग्नेटाइट, और इसका ही दूसरा नाम मैग्नेटाइट है। तो यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन? तो जो विद्युत का चालक है वो है लवण जल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज्यादा असर डालता है? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस पर ज्यादा फर्क डालती है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो जो ग्रीन हाउस गैस इसमें से इफेक्ट डालती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि जब हमारी बाजू या टांग टूटती है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है, तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, बालू या जल? तो ये तो जब भी पेट्रोल के अंदर आग लगती है तो उसको किससे बुझाया जाता है? तो रेत की बाल्टियां वहां भरी होती है, तो बालू यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्यूज तार किसके बने होते हैं? तो जो फ्यूज तार है वो लेड और टिन के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा SN+PB। तो हमने देखना है कि टिन और जो शीशा है वो कहाँ दिया है? टिन और शीशा, ऑप्शन नंबर बी। टिन और शीशे मिश्र धातु से जो फ्यूज तार है वो बने होते हैं। दूध है, इनमें से आपने ये बताना है कि दूध क्या है? एक पाइस है, निलंबन है, फॉर्म है या जेल है? तो आपने ये चीज ध्यान देनी है, जो दूध है एक पाइस है जिसको हम इमोल्यूशन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करा गया था, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की ऊपरी सतह ओजोन की परत किससे बचाती है? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह में ओजोन परत है वो हमारी रक्षा किससे करती है? तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो 5 परतों में बंटी है। ऐसे करके हमारी 5 परतें हैं। तो जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये अगर बात करें, ये पहला है और ये दूसरा है। तो यहाँ पे जो क्षोभ मंडल और फिर समताप मंडल, तो जो हमारी ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, तो ये भी आपने ध्यान देना, कभी पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन का सूत्र है वो O3 है, ये भी ध्यान देना है। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। और ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है? तो उसके लिए एक इकाई है डॉप्सन इकाई, इसमें ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है। अब मेन काम क्या है कि जो ओजोन है वो हमारी जो रक्षा है या बचाव है वो किससे करता है? तो ये करता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिससे अगर ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये पृथ्वी के धरातल पहुंच गई तो उससे हमारे जो शरीर को है वो क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। इसलिए इनको जो ओजोन परत है वो पृथ्वी पे नहीं आने देती। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन 4 ऑप्शन में बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है।
बात करें CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है। बात करें मीथेन की, CH4, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और बात करें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो बची वापस नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस की बात करें तो वाटर गैस होता क्या है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो आपने देखना है कि ये ऑप्शन कहाँ है, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी वाटर गैस है वो किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती? तो पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो किस मंडल के कारण प्रवेश नहीं करती, तो ओजोन वहां पे परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की जो एंट्री है वो नहीं होने देती, और ओजोन क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयुक्त की जाती है? तो ये बात आपने ध्यान देनी है, जो गोताखोर होते हैं उनके पास एक सिलेंडर होता है जो उन्हें पीठ में उठाया होता है। इस सिलेंडर के अंदर दो गैसें होती है, एक होती है हीलियम और दूसरी होती है लिथियम। हीलियम एक होती है हीलियम, और दूसरी गैस कौन सी है, लिथियम। लिथियम, ये दो गैसें होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सी अक्रिय गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर करी जाती है, तो वो करी जाती है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस, 48, अब 49 है। अग्निशामक वस्त्र किस से बनाए जाते हैं? इनमें से चार ऑप्शन बताने हैं, जो अग्निशामक वस्त्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे आग लगी है तो वहां पे जो आग बुझाने वाले हैं उनके पास अलग ही किस्म का कपड़ा पहना हुआ होता है, तो वो कपड़ा किसका बना होता है, ये होता है एस्बेस्टस का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नायलॉन बनाए जाते हैं, नायलॉन किसके बनाए जाते हैं, ये चार ऑप्शन है और इसमें से आपने बताना है। तो ये बने होते हैं पॉलीएमाइड के, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? अब इससे पहले हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो डिस्कस करा। अब यहाँ पे जिप्सम का पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम में 2H2O यानी पानी 2 होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है वो पानी आधा होता है। बाकी सेम ही जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बनता है। तो CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन गैस भी कहा जाता है, तो फ्रीऑन गैस, ऑप्शन नंबर बी। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो खट्टे में होता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली गैस। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज की बात करें, AC की बात करें, तो इसके अंदर जो गैस प्रयुक्त होती है वो होती है फ्रीऑन 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज के अंदर जो गैस होती है वो फ्रीऑन गैस होती है और उसका नाम क्या होता है, फ्रीऑन 12 यानी 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर मंदक के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है भारी जल। भारी जल कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी। और भारी जल को क्या कहा जाता है, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का जो काम है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का इस्तेमाल किया? तो वो है कॉपर, कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक धातु है वो है चांदी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? फॉर्मिक, सिट्रिक,
टार्टरिक या पिक्रिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्रिक अम्ल। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसमें एक रूल होता है कि जितने भी इसके अंदर अम्ल आएंगे वो COOH यानी COOH के कैटेगरी के होने चाहिए। तो जब भी आप फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला देखोगे तो वो COOH इसमें एंडिंग में आता है। लेकिन जो पिक्रिक अम्ल है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में नहीं आता है। तभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोना। सोना कैसी है? ये सबसे तन्य धातु है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। यानी जो हमारी सोडियम धातु है जिसका संकेत Na है, उसको किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसमें से आपने बताना है वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। बाकी जो यहाँ पे नाइट्रोजन और हीलियम है, ये दोनों गैसें नाइट्रोजन और हीलियम वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, लेकिन क्लोरीन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त किया जाता है? यानी जल शोधन में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, जियोलाइट का, एस्बेस्टस का या क्वार्ट्जाइट का? तो इसका जो राइट आंसर होगा जियोलाइट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है? देखो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ की जो उत्पत्ति है वो प्रकृति से हो, वो चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो। तो इसमें से ऐसा कौन सा है कार्बनिक पदार्थ जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है सेल्यूलोज, जो पौधों में पाया जाता है, इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, इसमें सबसे अधिक जो अक्रिय गैस है वो कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टॉन? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन कैसी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? जिप्सम, राख, चूना पत्थर या मटियार? तो चूना पत्थर क्या है? सीमेंट का प्रमुख संघटक है। आपने ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। सीमेंट का जो मुख्य संघटक है वो है चूना पत्थर, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? आपने क्या करना है कि इसमें से कोई एक ऐसा जोड़ा बताना है जिसमें सबसे हल्की धातु भी दी है और सबसे भारी धातु भी दी है। तो अगर हम सबसे हल्की धातु की बात करें तो होती है लिथियम, और सबसे जो भारी की बात करें तो होती है ऑस्मियम। तो ये जो दोनों ऑप्शन है एक साथ कहाँ पर मिलेंगे? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, लिथियम और ऑस्मियम। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? जो स्टेनलेस स्टील है उसमें लोहे के साथ क्रोमियम मिला होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखोगे CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो इसके अंदर आपको जो धातु मिलेगी वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम किस इसमें दिया गया है वो चीज आपने देनी है, ऑप्शन नंबर ए। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, यानी रबड़ को जब वल्कनित किया जाता है तो इनमें से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर को, एल्यूमिनियम को, पारे को या शीशे को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान देना है। क्विक सिल्वर मरकरी यानी पारे को कहा जाता है। लोहे में जंग रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जब लोहा होता है तो उसके ऊपर एक
पेंट किया जाता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए इसमें से वो कौन सा है? तो आपने बताना है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जिंक, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? यानी जो समुद्र का पानी है उससे कौन सी धातु निकलती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट और बक्साइट ये एल्यूमिनियम के अयस्क है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन में से भिन्न है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या बक्साइट। तो जो तीन ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहा अयस्क है, और जो यहाँ पे बक्साइट है ये एल्यूमिनियम अयस्क है। तो यही यहाँ पे भिन्न बताना था, तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लोहे से संबंधित है, लोहे के अयस्क है, और बक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है, वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे आपने चार ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट, यहाँ पे दो या कोई एक स्टेटमेंट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले वायु में विद्यमान O2, ये ध्यान देना है, ये O2 है। वायु में विद्यमान O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, वायु में विद्यमान ऑक्सीजन, वायु में विद्यमान नमी, वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बोल रहा है कि केवल एक सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली और दूसरी सही है, और दूसरी और तीसरी सही है। तो आपने ध्यान देना है, यदि मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है, तो वायु का कौन सा घटक लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? तो पहले तो ये है कि वायु में विद्यमान ऑक्सीजन और वायु में विद्यमान नमी, ये दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। तभी लोहे के ऊपर जंग लगता है जब वायु में विद्यमान ऑक्सीजन हो और वायु में नमी हो। तो ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हो जाएगी। कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग आने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है सोडियम एंजाइड, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कार जो एयरबैग है उसमें सोडियम एंजाइड पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स क्या है? यह एक प्रकार का विस्फोटक है, और आपने ये बताना है कि इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोनाइट। इसका जो आरडीएक्स का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अश्ट्रो गैस का घटक कौन सा है? जो अश्ट्रो गैस है जो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलती है, इसका जो घटक है वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन यानी ऑप्शन नंबर डी, ये अश्व गैस का घटक है। चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? जब चींटी डंक मारती है तो वो है अपना कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें से जो अश्व गैस का रासायनिक नाम आएगा वो क्या होगा? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ऑप्शन ए अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन अश्व गैस का रासायनिक नाम है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे साबुनीकरण कहते हैं। नाखून पॉलिश रिमूवर को क्या कहा जाता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर या एसिटिक अम्ल। तो इसे एसीटोन कहा जाता है, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। टेट्रा इथाइल लेड यानी टीईएल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक अपस्टोवरोधी यौगिक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो जो प्याज, लहसुन और सरसों में है वो जो आपको स्मेल मिलेगी या उसका रंग पीला मिलेगा वो सल्फर घटक के कारण होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। सीमेंट की खोज किसने की? तो जो सीमेंट की खोज है वो जोसेफ
एस्पिरिन ने की थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन क्या है? ऑप्शन ए पढ़ोगे, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो परमाणु के नाभिक में है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्ष में होता है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। तीसरा देख लेते हैं, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो ये हमारे पास एक परमाणु है और ये अंदर इसका नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों विद्यमान रहेंगे, ऑप्शन डी। खनिज क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या उपयुक्त सभी? तो जो खनिज है ये अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन नंबर बी, जो खनन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो जो एक रसोई गैस है, रसोई गैस यानी आपके जो घर में एक सिलेंडर होता है, उसमें किस गैस का मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या है? ये कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें से किस किरणों का उपयोग वहां पर किया जाता है? तो ये गामा किरणों का उपयोग होता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी CO2 को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं या फिर कोई भी वस्त्र होते हैं, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपने यहाँ पे बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ हमारे पास जैकेट बनते हैं या दूसरे कोई भी हमारे पास वस्त्र बनते हैं, उसमें पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को किस विधि द्वारा पकाया जाता है? तो वो एथिलीन गैस है, जिसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। इंडेन गैस मिश्रण है। इंडेन गैस जो आप सिलेंडर यूज करते हो वो किसका है? तो हम इसमें पढ़ चुके हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। जो गैस सिलेंडर यानी घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडर है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो विद्युत बल्ब है उसका जो तंतु है वो किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो संकेत है वो W है, और 3410 तक इसका जो गलनांक है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन नंबर बी। एक नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का काम क्या है? जो नाभिकीय रिएक्टरों में है वो भारी जल किस लिए यूज होता है? तो वो होता है मंदक के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। तो क्या होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वहां पे भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक मंदक के रूप में यूज किया जाता है, और वो मंदक काम क्या करता है? वो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसकी आपूर्ति यानी वो किस अवस्था में होती है, आपने ये बताना है। गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वो किस अवस्था में होती है, ये चीज बताना है। तो गैस होती है तरल अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस का प्रमुख रूप है? हास्य गैस यानी लाफिंग गैस, जिसका सूत्र होता है N2O, इसमें से बताना है कि कौन सी है। तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर ए। प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो जब भी आप प्याज को छीलते हो या काटते हो तो हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसका कारण क्या है? कोशिकाओं में सल्फर। कोशिकाओं के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर के कारण जो उसमें गंध होती है, उसके कारण क्या
हो जाता है कि हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मधुमक्खी के डंक होना चाहिए यहाँ पे, डंक से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अम्ल कौन सा है? यानी मधुमक्खी और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है मेथेनाइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? वो SO2 और NO2 के कारण। तो यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में कौन सी गैस दी है, सल्फर डाइऑक्साइड या NO2। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड दी है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर होगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे जब हम पानी को शुद्ध करते हैं तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन की गोलियां उसमें डालते हैं या फिर चूर्ण उसमें डालते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में इंजन के रूप में किया जाता है? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे वायुयान है और रॉकेट है, उसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने देखना है, वो द्रव अवस्था में मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो वायुयान है और रॉकेट है उसको उसके अंदर ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जब जंग लगना है तो उसके लिए जो प्रमुख आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन और जल की। तो ऑक्सीजन और जल ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिजों के अंदर कौन सी होती है? फ्रीऑन गैस, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, यानी CFC कहा जाता है। और CFC का दूसरा नाम क्या है? फ्रीऑन गैस। तो फ्रिजों में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त होती है। आर्गॉन किस से बनने वाला पॉलीमर है? पॉलीमर क्या होता है? बहुलक। तो जो आर्गॉन है किसके द्वारा ये बनता है? तो ये बनता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, एक्रिलोन ट्राइडल के द्वारा जो आर्गॉन है वो बनता है। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वहां पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बक्साइड किसकी कच्ची धातु है? तो बक्साइड एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के 109 प्रश्न डिस्कस किए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर आज कितना रहा 109 में से, वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।